हो चुका आगाज रण का है युग बदलने की तैयारी, जीत उसी की होगी जिसका संघर्ष है जारी। तो संघर्ष करिए, मेहनत करो, जरूर रिजल्ट अच्छा आएगा। हम पढ़ रहे हैं फिजिक्स फर्स्ट की, फिजिक्स सेकंड की यूनिट फर्स्ट, जिसमें हमने फर्स्ट पार्ट पढ़ लिया, सेकंड पार्ट पढ़ेंगे। आइए स्टार्ट करते हैं। आज हम पढ़ने वाले हैं, इसमें आप देख रहे हो संयुक्त या यौगिक सूक्ष्मदर्शी। सूक्ष्मदर्शी का मतलब होता है कि वो प्रकाशिक यंत्र जिसके द्वारा पास में रखी हुई छोटी छोटी वस्तुएं, जैसे आप देखते हो दही में जो कीड़े होते हैं उन्हें हम देख सकते हैं किसके द्वारा, सूक्ष्मदर्शी के द्वारा। सूक्ष्मदर्शी क्या है, एक ऐसा प्रकाशिक यंत्र है जिसकी सहायता से आप क्या है, पास में रखी हुई छोटी छोटी वस्तुओं को आसानी से देख सकते हो। ठीक है, अगर इसी रचना की बात करें तो इसमें दो लेंस लगे होते हैं। अगर इसकी रचना की बात करें हम संयुक्त सूक्ष्मदर्शी या यौगिक सूक्ष्मदर्शी की, तो इसकी रचना आप कैसे लिखेंगे, इसमें लिखेंगे कि इसमें दो लेंस लगे होते हैं। कितने लेंस होते हैं, दो। एक होता है अविदर्शक लेंस यानी ऑब्जेक्ट लेंस, और एक होता है अवनेत्र लेंस यानी आई लेंस। आप ऑब्जेक्ट लेंस को कैसे लिखेंगे, अविदर्शक लेंस क्या होता है, तो आप लिखेंगे वह लेंस जो वस्तु की ओर होता है। जैसे आप देख रहे हो ये वाला लेंस कौन सा है, LO लिखा है, इसका मतलब ऑब्जेक्ट लेंस है। तो जो लेंस वस्तु की ओर रखा हुआ है उसे कहते हैं अविदर्शक लेंस। ये लेंस कम फोकस दूरी का और छोटे द्वारा रखा होता है, ध्यान रखना है। आपसे पूछेगा अविदर्शक लेंस की फोकस दूरी क्या होती है, तो अविदर्शक लेंस जो होता है उसका द्वारक छोटा और कम फोकस दूरी का होता है। अगर सेकंड की बात करेंगे अवनेत्र लेंस, तो वो हमारी आई की ओर होता है, इसमें लिखा हुआ LE यानी आई लेंस। ये हमारी आंख की तरफ होता है और ये अधिक फोकस दूरी का और बड़े द्वारक का होता है। ठीक है, तो आपको रचना में ध्यान रखना है कि दो लेंस होते हैं, एक अविदर्शक लेंस जो आंख की ओर होता, वस्तु की ओर, वो अविदर्शक लेंस है, और जो लेंस नेत्र की ओर होता है उसे अवनेत्र लेंस कहते हैं। और ये एक नली में फंसे होते हैं जिसको द्वारा आप स्विच को, जैसे आप ये देख पा रहे हो, ये भी इसका चित्र है। ये तो प्रतिबिंब बन रहा है, कैसे बनता है, ये इसका एग्जैक्ट में चित्र है जो संयुक्त सूक्ष्मदर्शी आती है हमारे यहाँ। तो इस पेज की सहायता से आप इस लेंस को एडजस्ट भी कर सकते हो। ठीक है, तो ये इसकी रचना है। अगर रचना के बाद कार्यविधि की बात करें तो हम देख रहे हैं कि ये ऑब्जेक्ट है, वस्तु रखी है हमारी। ये भी आपको रचना भी ऐसे लिखनी है कि ए भी एक वस्तु है जो ऑब्जेक्ट लेंस से U दूरी पर रखी है। कहाँ रखी है, अच्छा O और E का मतलब सिर्फ इतना है कि ऑब्जेक्ट लेंस से मानी गई है और जो E है वो आई लेंस से दूरियां मानी गई हैं। तो आप देखेंगे, क्या देखेंगे आपके, ये ऑब्जेक्ट लेंस है और ये ना फोकस के पीछे रखा है। तो इसका मतलब ये है कि इसका अगर ऑब्जेक्ट फोकस के पीछे होता है तो इसका प्रतिबिंब फोकस के बाद में बनता है। कहाँ बनता है, फोकस के बाद में बनेगा। तो आप देख पा रहे हैं कि ये जो वस्तु है इसका प्रतिबिंब कहाँ है भाई, एक तो मुख्य अक्ष के समांतर जाएगी तो वो ऐसे पास आउट होगी फोकस से। एक रेखा जो प्रकाशिक केंद्र से जाएगी वो ऐसे चलेगी। तो ये दोनों रेखा यहाँ पे कट करेंगे, क्या करेंगे, यहाँ पे कट, और ये A' B' एक प्रतिबिंब बना देंगे। आपको सेम ऐसे ही लिखना होता है कि कौन सा प्रतिबिंब बना है, A' B'। अभी आप देखेंगे कि ये जो लेंस है LE यानी अवनेत्र लेंस, इसके लिए ये जो प्रतिबिंब बना है कौन सा, A' B', किसके द्वारा, अवनेत्र अविदर्शक लेंस के द्वारा। ये वाला लेंस इसके लिए किसका काम करेगा, वस्तु का काम करेगा। तो आप कहते हैं ये वाली दूरी कितनी है, UE है, यानी ये इसके लिए वस्तु का काम कर रहा है। अब आप इससे, ये कहाँ रखा है, फोकस और प्रकाशिक केंद्र के बीच में, तो इसका प्रतिबिंब कहाँ बनता है, इसका प्रतिबिंब बनेगा कैसा, आभासी बनेगा और वस्तु के पीछे बनता है। अगर आपको लेंस की कंडीशन आती है तो आप देखते होंगे वहाँ पे लास्ट वाली जो कंडीशन होती है, जब ऑब्जेक्ट प्रकाशिक केंद्र और कहाँ रखा हो, फोकस के बीच में, तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनता है, उसी वस्तु के पीछे बनता है और वो भी आभासी बनता है। तो आप देख सकते हैं ये A' B', तो एक तो ये मुख्य अक्ष के समांतर जाएगी तो ये फोकस से पास आउट होगी। ठीक है, यानी ये वाली रेखा कहाँ जा रही है, मुख्य अक्ष के समांतर, तो फोकस से पास आउट होगी। और ये वाली रेखा कहाँ से जा रही है, प्रकाशिक केंद्र से, तो ये ऐसे ही पास आउट होगी। जब आप इन दोनों को पीछे हटाओगे ऐसे करके तो ये यहाँ पे मिलेंगे, कहाँ पे मिलेंगे, यहाँ पे। तो ये क्या है, ये इस वस्तु का इतना बड़ा प्रतिबिंब है, जो छोटी सी वस्तु थी उसका ये बड़ा बड़ा प्रतिबिंब है। कैसा है, आभासी। कैसा, आभासी। ये वाली दूरी क्या होगी फिर इसकी भाई, ये VE का मतलब क्या, प्रतिबिंब की दूरी। ये क्या थी, ये वाले वस्तु वाले प्रतिबिंब की दूरी थी V0। ठीक है, तो ये इसका चित्र है। फिर आप इसे यहाँ से I से मिला देंगे, इसका मतलब क्या है, ये वाला I से देख रहे होंगे हम इस प्रतिबिंब को यहाँ से। ठीक है, तो ये आपको इसका चित्र याद रखना है। मोस्ट इंपोर्टेंट है इसकी आवर्धन क्षमता क्या होती है। तो वैसे आवर्धन क्षमता आप चाहो तो डेरिवेट कर सकते हो कि जो अल्फा है, बीटा है, ये वाला एंगल, तो tan β/tan α होती है। नहीं तो आप डायरेक्ट फॉर्मूला याद रखेंगे कि संयुक्त या यौगिक सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता होती है M = -V0/U0 × D 1/FE + 1/V। अच्छा, D क्या है, D है स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी। क्या है, स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी। V0 क्या है, जो ये वाली दूरी है, किसकी, अविदर्शक लेंस से प्रतिबिंब की दूरी। U0 क्या है, अविदर्शक लेंस से वस्तु की दूरी। FE क्या है, अवनेत्र लेंस की फोकस दूरी। और VE क्या है, अवनेत्र लेंस से प्रतिबिंब की दूरी VE है। ठीक है, यह होती है। अब इसमें दो कंडीशन है, जब अंतिम प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बने, यानी ये वाला जो प्रतिबिंब बन रहा है UE VE, ये स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितनी, 25 सेंटीमीटर, यानी D पर बने,
तो हम कह देंगे यहाँ पे अगर आप v अपॉन डी रख लोगे, यहाँ पे से d अपॉन यानी v की जगह अगर डी लिख लोगे आप यहाँ पे, तो क्या होगा, आप भी d से मल्टीप्लाई करिए d अपॉन एफ, और यहाँ अगर d से करोगे तो d से d कैंसिल हो जाएगा। यानी ये वाला फॉर्मूला कब बनेगा, जब आपसे ये पूछे कि वस्तु कहाँ प्रतिबिंब कहाँ बन रहा हो, स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पे बने। अगर मान लीजिए यही वाला प्रतिबिंब अनंत पे बनता तो आप इसका कैसे ग्राफ बनाते हैं, मैं बताता हूँ आपको। भाई ये कह रहा है कि अगर ये कहाँ बने, अंतिम प्रतिबिंब अनंत पे कब बनता है, जब वस्तु फोकस पे रखी हो। अनंत प्रतिबिंब कब बनेगा, जब वस्तु फोकस पे रखी हो। इसका मतलब ये है कि ये वाला जो प्रतिबिंब यहाँ बन रहा है, प्रतिबिंब इस फोकस के पीछे, ये प्रतिबिंब अगर इसे आप फोकस पे बना दो, कहाँ बना दोगे, फोकस पे, तो इसका अंतिम प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, अनंत पे। तो इसका मतलब उस टाइम पे ये जो बीई है, ये जो प्रतिबिंब की दूरी है, ये क्या होगी, अनंत होगी। तो आप कहेंगे m इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस के v नॉट अपॉन यू नॉट, क्योंकि ये क्या हो जाएगा, ये तो जीरो हो गया अनंत, भाई ये तो खत्म हो गया। इसका मतलब क्या हो जाएगा, d इंटू एफ ई, यानी v नॉट अपॉन यू नॉट इंटू डी अपॉन एफ ई। तो ये इसकी आवर्धन क्षमता है और ये यौगिक सूक्ष्मदर्शी है। ठीक है, अगला टॉपिक देखेंगे हम परावर्तित दूरदर्शी, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। अब हम अगला टॉपिक पढ़ेंगे, जैसा कि आप देख पा रहे हैं परावर्तित दूरदर्शी, यानी हमने एक सूक्ष्मदर्शी पढ़ी है, कौन सी, संयुक्त या यौगिक सूक्ष्मदर्शी, जिसके द्वारा आप छोटी छोटी वस्तुओं को देख सकते हो जो पास में रखी हुई हैं। अब हम पढ़ रहे हैं दूरदर्शी। दूरदर्शी का मतलब होता है वह प्रकाशक यंत्र जिसकी सहायता से आप दूर रखी हुई वस्तुएं, जैसे सूर्य वगैरह है या ग्रह वगैरह है, इनको आप देख सकते हो। यानी वह यंत्र जिसकी सहायता से आप क्या कर सकते हो, बहुत दूर वस्तुओं को देख सकते हो, जो दूर वस्तुएं रखी हुई हैं। ठीक है, उसे कहते हैं हम क्या, दूरदर्शी। क्या कहते हैं, दूरदर्शी। अब यहाँ पढ़ रहे हैं परावर्तित दूरदर्शी। जैसे दूरदर्शी में दो लेंस होते हैं, जैसे सूक्ष्मदर्शी में दो होते हैं, एक नेत्रिका लेंस, एक अविदर्शक लेंस। जैसे सूक्ष्मदर्शी में अविदर्शक लेंस छोटा होता है और नेत्रिका लेंस बड़ा होता है, लेकिन यहाँ पे उल्टा होता है। यहाँ पे जो होता है, जो अविदर्शक लेंस है वो बड़ा होता है और जो अविनेत्र लेंस है वो छोटा होता है। लेकिन अविदर्शक लेंस बड़ा पाना मुश्किल होता है थोड़ा सा, और दोष रहित भी नहीं हो सकता। यानी जो अगर आप अविदर्शक लेंस खरीदेंगे बड़ा वाला, तो वो दोष रहित होगा। इसके लिए एक सूक्ष्मदर्शी बनाई गई जिसका नाम है परावर्तित दूरदर्शी। अच्छा, परावर्तित दूरदर्शी में क्या है, अविदर्शक लेंस के स्थान पर यहाँ पे बड़े द्वारक का परवलयाकार दर्पण प्रयोग किया गया है। क्या प्रयोग किया गया, एक दर्पण, ये वाला सही है। किसके स्थान पर, एक लेंस होना चाहिए यहाँ पे, कौन सा, अविदर्शक लेंस होता है, लेकिन उसके स्थान पे क्या यूज किया गया, एक ये दर्पण है परवलयाकार या अवतल दर्पण आप इसे कह सकते हो, M1, और यहाँ पे एक मिरर है M2। क्या है ये, एक मिरर M2 जो रखा हुआ है कहाँ पे, 45 अंश के कोण पे। अब आप देख रहे हो इसमें लिखेंगे कैसे, कि माना एक अनंत में वस्तु रखी है AB, उससे प्रकाशीय किरण चल के आ रही है और परवलयाकार दर्पण M1 पर पड़ेंगे। क्या होगा, M1 पर पड़ेंगे, यानी अनंत से प्रकाश की किरण जो चल के आ रही है AB से, वो परवलयाकार दर्पण कहाँ पड़ेंगे, M1 पे पड़ेंगे। अब M1 से परावर्तन होगा तो परावर्तन के पश्चात कहाँ पड़ेंगे, मिरर M2 पे, यानी इस मिरर से परावर्तन होगा इनका, और ये लौट के कहाँ टकराएंगे, इस पे। जब ये इससे जाएंगे तो ऐसे जाएगी एक, और एक ऐसे टकरा के, तो इनका जो प्रतिबिंब है A'-B' बन जाएगा। क्या बन जाएगा, A'-B' प्रतिबिंब बन जाएगा। ठीक है, अब ये A'-B' प्रतिबिंब जो है इस नेत्रिका लेंस के लिए क्या काम करेगा भाई, आभासी वस्तु का काम करेगा। क्या करेगा, आभासी वस्तु का काम। अभी आप देखिए, ये इसका नेत्रिका लेंस का फोकस है यहाँ पे, तो अभी वस्तु कहाँ रखी है, अभी वस्तु रखी है प्रकाशिक केंद्र और फोकस के बीच में। और मैंने पिछली वाली में बताया था कि जब वस्तु प्रकाशिक केंद्र फोकस के बीच में होती है तो उसका प्रतिबिंब वस्तु के पीछे ही बनता है, और वो कैसा बनता है, आभासी। तो आप देखेंगे इससे दो किरणें गई, एक तो ये वाली मुख्य अक्ष के समांतर, तो ये इसका यहाँ फोकस होगा, उससे पास आउट हो गई। एक प्रकाशिक केंद्र से चली गई जी, तो ये आंख पे देख पा रहे हो आप इसे। इसको जब आप बैक करके पीछे हटाएंगे ऐसे करके इसको, और यहाँ से इसे बैक करेंगे, तो आप देखेंगे इसका प्रथम B'-A' बन जाएगा, कहाँ पे, वस्तु के पीछे। ठीक है, तो ये इसका चित्र है। और जैसे कि मैंने बताया आपको ना, ऐसे ही लिखना होता है कि माना एक AB वस्तु है जिससे अनंत से प्रकाशीय किरणें चल के आ रही हैं, दर्पण M1 पर पड़ेंगी, M1 से टकरा के एक 45 अंश का क्या रखा है, दर्पण रखा है समतल, उससे टकरा के उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, A'-B' बनेगा। ये A'-B' प्रतिबिंब क्या करेगा, इस वाले लेंस के लिए आभासी वस्तु कार्य करेगा, जिसका अंतिम प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी VED। अच्छा, स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी का मतलब है कि हम आंख से उसे देख पा रहे हैं, नजदीक आ जाता है हमारे आंख के, अगर हम दूरबीन से देख रहे होते हैं। ठीक है, अब इसकी ये कब है, जब UE इज लेस देन FE, यानी ये जो UE है, ये वाली दूरी है, क्या फोकस से कम है, यानी फोकस से कम है इसके से, तो इसकी आवर्धन क्षमता होगी M इज इक्वल टू माइनस के FO अपॉन FE 1 प्लस FE अपॉन D। अच्छा, वहाँ पे क्या होता है, वहाँ पे होता है माइनस के VO अपॉन UO इज इक्वल 1 प्लस FE अपॉन D। ये किसकी है, ये सूक्ष्मदर्शी की है, किसकी है, सूक्ष्मदर्शी की है। सेम यहाँ पे होता है, लेकिन यहाँ VO की जगह FO होता है। FO का मतलब है ये जो अविदर्शक लेंस है, अविदर्शक दर्पण है, इसकी फोकस दूरी, और FE
अब दर्शक लेंस की फोकस दूरी 1 + FE/d। अगर जैसे मैंने कहा, अगर मान लीजिए ये प्रतिबिंब यहाँ बना होता है, यानी FE जो आ रहा है वो क्या है, UED के बराबर है, इसके बराबर है FE का। इसका मतलब क्या है, ये प्रतिबिंब यहाँ बनता है। फिर अगर कोई वस्तु यहाँ रखी हो तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनता है, अनंत पे बनता है। फोकस पे रखी हो कहाँ बनता है, अनंत पे। तो उसके लिए हम ये चित्र बना सकते थे ऐसे ही, उधर साइड में बनेगा इसका अनंत का। तो मान लीजिए यदि UE बराबर FE है तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, अनंत पर बनेगा। अनंत का मतलब क्या है कि जो VE है वो क्या हो जाएगा, D, वो अनंत हो जाएगा। यहाँ पर अनंत रखेंगे तो ये सब कैंसिल, यानी ये बचेगा इसकी। अगर आपसे पूछे आवर्धन क्षमता क्या होती है तो आप कहेंगे -FO/FE ब्रैकेट में 1 + FE/d। अगर आपसे ये कहे कि परावर्तित दूरदर्शी प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है, अनंत पे बन रहा है, तब उसकी आवर्धन क्षमता क्या होगी, तो आप कहेंगे M = -FO/FE। ठीक है, तो ये आप कंप्लीट करें। अगला टॉपिक देखते हैं हम। अब हम अगला टॉपिक पढ़ेंगे हाइगेंस का तरंग सिद्धांत और इसके आधार पर अपवर्तन की व्याख्या। देखो परावर्तन आने के चांस कम है क्योंकि परावर्तन हट गया है। मैं अपवर्तन पढ़ा देता हूँ आपको हाइगेंस के तरंग सिद्धांत। तो पहले आप ये समझाएंगे हाइगेंस का तरंग सिद्धांत है क्या। तो हाइगेंस ने, ये देख रहे होगे आप, सन 1967 में एक किसी माध्यम में स्थित तरंग संचरण के संबंध में एक सिद्धांत प्रतिपादित किया, यानी किसी माध्यम में तरंग संचरण के संबंध में एक सिद्धांत प्रतिपादित किया जिसे हाइगेंस का द्वितीयक तरंगिकाओं का सिद्धांत कहते हैं। क्या कहते हैं, हाइगेंस का द्वितीयक तरंगिकाओं का सिद्धांत। आपसे ऐसे पूछ सकता है कि हाइगेंस का द्वितीयक तरंगिकाओं का सिद्धांत क्या है, तो आप लिखेंगे कि हाइगेंस ने किसी माध्यम में स्थित तरंग संचरण के संबंध में एक सिद्धांत दिया जिसे हाइगेंस का द्वितीयक तरंगिकाओं का सिद्धांत कहेंगे। इसकी 3 परिकल्पनाएं, कितनी है, इसकी 3 परिकल्पनाएं, कितनी, 1, 2 और 3। इनकी पहली परिकल्पना है ये कि जब किसी माध्यम में स्थित प्रकाश स्रोत से तरंगें निकलती हैं, क्या, कि जब किसी माध्यम में स्थित प्रकाश स्रोत से तरंगें निकलती हैं तो उस तरंग के चारों ओर के जो कण होते हैं वो कंपन करने लगते हैं। क्या बताया उन्होंने कि जब किसी माध्यम में स्थित प्रकाश स्रोत से क्या निकलेंगी, तरंगें निकलेंगी, तो उन तरंगों के जो चारों ओर का माध्यम होगा वो कंपन करने लगता है। यहाँ से ना एक इंपॉर्टेंट डेफिनेशन आती है, आपसे पूछा तरंगाग्र क्या होता है, तो हम कहते हैं माध्यम का वह पृष्ठ जिसमें स्थित सभी कण समान कला में कंपन करते हैं उसे तरंगाग्र कहते हैं। क्या कहते हैं उसे, तरंगाग्र। क्या कहेंगे उसे, तरंगाग्र। यानी माध्यम का वह पृष्ठ जिसमें स्थित सभी कण समान कला में कंपन करते हैं उसे तरंगाग्र कहते हैं। ठीक है, तो पहला लिखा हुआ है कि जब किसी माध्यम में स्थित प्रकाश स्रोत से तरंगें निकलती हैं तो स्रोत के चारों ओर स्थित माध्यम के कण कंपन करने लगते हैं। माध्यम के कण कंपन करने लगते हैं और माध्यम का वह पृष्ठ जिसमें स्थित सभी कण समान कला में कंपन करते हैं उसे तरंगाग्र कहते हैं। क्या कहते हैं, तरंगाग्र। अगला है कि तरंगाग्र जो निकला उस पर स्थित प्रत्येक कण नए तरंग स्रोत की तरह कार्य किया। क्या कहा इन्होंने कि जो तरंगाग्र है उस पर स्थित सभी कण एक नए स्रोत की तरह कार्य करेंगे और उनसे द्वितीयक तरंगिकाएं निकलेंगे। उनसे जो तरंगिकाएं निकलेंगी उन्हें क्या कहेंगे, द्वितीयक तरंगिकाएं कहेंगे। और वह द्वितीयक तरंगिकाएं भी तरंग की चाल से ही चलेंगी। वह तरंगिकाएं क्या होंगी, द्वितीयक तरंगिकाएं जो होंगी वो तरंग की चाल से ही चलेंगी। यानी कि आप देख पा रहे हो, यानी तरंगाग्र पर स्थित प्रत्येक कण नए तरंग स्रोत का कार्य करता है जिससे नई तरंगें सभी दिशाओं में निकलती हैं। इन सभी तरंगों को द्वितीयक तरंगिकाएं कहते हैं और यह तरंग सभी भी दिशाओं में उसी चाल से चलती हैं। तीसरा पॉइंट ये बताया इन्होंने कि अगर आपको किसी समय तरंगाग्र की स्थिति ज्ञात करनी है, क्या बताए, किसी समय आपको तरंगाग्र की स्थिति ज्ञात करनी है तो आप उस तरंगाग्र पर स्थित किसी भी बिंदु को गोलीय मान सकते हैं। ऐसे ऐसे ये तरंगाग्र होता है। ये क्या है, ये तरंगाग्र हैं। ये ऐसे दूर जाके, जो पास में तरंगाग्र होता है वो गोलीय होता है और दूर जाके समतल होता है। अगर कोई ये बिंदु स्रोत है, अगर इससे कोई निकल रहा है तो ये तरंगाग्र है। ये क्या है, तरंगाग्र। यानी आपको किसी समय अगर उसकी स्थिति याद करनी है तो उसको केंद्र मान के आप गोला बना देंगे तो ये क्या मिलेगा आपको, ये तरंगाग्र मिल जाएगा। ठीक है, तो ये हाइगेंस का सिद्धांत और इसकी 3 परिकल्पना आपको लिखनी है अगर इतना पूछे तो। अगर आपसे पूछे हाइगेंस का तरंग सिद्धांत क्या है और इसके आधार पर आपको अपवर्तन की व्याख्या करनी है। क्या करनी है, अपवर्तन की व्याख्या। या आपसे ये पूछे कि हाइगेंस के तरंग सिद्धांत के आधार पर अपवर्तन के द्वितीय नियम की स्थापना करो या द्वितीय नियम की पुष्टि कीजिए, तब आप यही करेंगे अपवर्तन वाली बात। ठीक है, क्योंकि अपवर्तन का द्वितीय नियम क्या है, स्नेल का नियम। या आपसे ऐसे कहे कि हाइगेंस के तरंग सिद्धांत के आधार पर स्नेल के नियम की व्याख्या कीजिए, तब भी आप देखेंगे इसमें क्या लिखेंगे, माना कि z एक तल है। कैसा तल है, अपवर्तक तल है। क्या है, z क्या है, एक अपवर्तक तल है। इसके दोनों ओर माध्यम कैसे हैं, M1 M2 पारदर्शी हैं, जिनमें तरंग की चाल क्या है, इसमें पहले वाले में V1 है और दूसरे वाले में V2 है। इतना लिख लेंगे कैसे कि माना एक z अपवर्तक तल है, इसके 2 माध्यम है, पहले वाला माध्यम M1 दूसरा वाला M2 जो कि पारदर्शी हैं और पहले वाले माध्यम में तरंग की चाल V1 है और दूसरे वाले में V2 है। आप देख रहे हैं ये एक आपतित तरंगाग्र है। क्या है, ए भी आपतित तरंगाग्र है। जितने समय में ए, ये जो B है
ए डैश पे पहुंचता है, यानी माना कि बी टी समय में ए डैश पर पहुंचता है। क्या पहुंचता है? टी समय में। ऐसे लिखेंगे, माना बिंदु बी ए डैश पर टी सेकंड में पहुंचता है। तो आप बताओ दूरी क्या होगी ये वाली बी ए डैश? तो 4 गुना समय होती है दूरी, भाई दूरी होती है 4 गुना समय। तो आप कहेंगे सर बी ए डैश जो होगा वो होगा पहले वाले की 4 और समय b1 इंटू टी, b1 इंटू टी। अब जो ये वाला बी ए डैश पर पहुंचा तो इसका मतलब क्या है? ए और ए डैश एक तरंगाग्र की तरह कार्य करेगा। कैसे करेगा? ए और ए डैश तरंगाग्र। यहाँ लिखेंगे आप, यहाँ पे इसे लिखने के बाद आप यहाँ से लिखेंगे कि ए डैश एक नए तरंग स्रोत की तरह कार्य करेंगे, यानी ए डैश पर जो स्थित कण होंगे सभी नए तरंग स्रोत की तरह कार्य करेंगे और उनसे क्या निकलेंगी? द्वितीयक तरंगिकाएं निकलेंगी। क्या निकलेंगी? द्वितीयक तरंगिकाएं, जिनकी दूसरे माध्यम में चाल क्या होगी? v2 होगी। क्या होगी? v2। हम लिखेंगे जितने समय में बी ए डैश पर पहुंचता है, भाई जितने समय बी ए डैश पर पहुंचता है उतने में ही ए डैश ए कहाँ पहुंच जाएगा? बी डैश पे। तो आप बताओ ये दूरी क्या होगी? ए बी डैश। तो आप कहोगे ये भी सर क्या होगी? 4 गुना समय। इसमें चाल क्या है? b2 है, इसमें चाल क्या है? ए बी डैश, b2 इंटू टी हो गया। समीकरण नंबर 2 लिख लिया। अब आप देखेंगे त्रिभुज ये वाला ए बी ए डैश में, ए बी ए डैश में, भाई स्नेल का नियम बताना है आपको, अपवर्तन की व्याख्या वहीं से करेंगे। तो आप लगाएंगे इस वाले त्रिभुज में ए बी डैश ए, साइन थीटा क्या होता है? ए बी ए डैश में साइन थीटा है, यानी लंब बट्टे कर्ण। अब इसमें लंब क्या है? कोण के सामने की भुजा ये वाली ए डैश बी। तो आपने लिख लिया भाई लंब क्या है? बी ए डैश, और कर्ण क्या है? 90 के सामने ए डैश लिख लिया आपने। बी ए डैश क्या आप कहोगे सर? v1 इंटू टी है और ए डैश रखेंगे। समीकरण नंबर 3 लगा लिया हमने। फिर आप इस वाले में आएंगे ए बी डैश ए डैश में, कौन से में? त्रिभुज ए बी डैश ए डैश में। अब इसमें क्या कौन सा कोण है? आर है। ये क्या है? अपवर्तन कोण आर है। तो साइन आर क्या होगा? भाई लंब बट्टे आधा। फिर से लंब कौन सा है इसके लिए? सामने वाले भुजा ए बी डैश बट्टे कर्ण, यही रहेगा ए डैश, यानी v2 बट्टे टी। अब स्नेल का नियम क्या कहता है? भाई स्नेल का नियम कहता है n बराबर साइन आई अपॉन आर। तो आप एक की वैल्यू रखेंगे साइन आई की b1 टी अपॉन ए डैश, यहाँ साइन आर की v2 अपॉन ए डैश। तो ए डैश कट जाएगा टी से टी, यानी n बराबर v अपॉन v2 आ गया। यही क्या है? यही तरंग की चाल के पदों में स्नेल का नियम है। इससे क्या होता है? इससे अपवर्तन के द्वितीय नियम की पुष्टि होती है। अगर आपसे पूछे इसमें अपवर्तित तरंगाग्र है तो आप कहेंगे जो ए डैश और बी डैश है, ये जो ए डैश बी डैश, ये क्या है? अपवर्तित तरंगाग्र है। यहाँ पे क्या है? अपवर्तित तरंगाग्र। ठीक है, तो अब हम नेक्स्ट पढ़ेंगे व्यतिकरण। ठीक है, अब हम पढ़ने वाले हैं अगला टॉपिक व्यतिकरण। व्यतिकरण क्या होता है? तो जब पूर्ण समान आवृत्ति की 2 तरंगें माध्यम में चलते हुए कहीं पर भी मिलती हैं तथा माध्यम में एकांतर क्रम में न्यूनतम व अधिकतम तीव्रता उत्पन्न करती हैं, तो उनकी तीव्रता के उतार व चढ़ाव को व्यतिकरण कहते हैं। दोबारा सुन लीजिए ध्यान से कि जब पूर्ण 2 समान आवृत्ति की तरंगें माध्यम में चलते हुए कहीं पर भी मिलती हैं तो माध्यम में एकांतर क्रम में अधिकतम व न्यूनतम तीव्रता उत्पन्न करती हैं। इस तीव्रता के उतार व चढ़ाव को व्यतिकरण कहते हैं। व्यतिकरण 2 प्रकार का होता है, एक होता है संपोषी व्यतिकरण और एक होता है विनाशकारी व्यतिकरण। संपोषी का मतलब होता है कि जब 2 तरंगों के संपोषी व्यतिकरण में क्या होता है? जब 2 तरंगें समान कला में मिलती हैं। अगर आपसे पूछे संपोषी व्यतिकरण क्या होता है तो आप कहेंगे जब 2 पूर्ण समान आवृत्ति की तरंगें माध्यम में समान कला में मिलती हैं। क्या समान कला? मान लीजिए ये एक तरंग है जिसका आयाम क्या है? a1 है। क्या है आयाम? a1। अगर दूसरी तरंग है ये भी इसी कला में चले, अगर ये वाली भी मान लीजिए ये ऐसे इसी कला में चलती है ये वाली, तो इस व्यतिकरण को कहते हैं, इस व्यतिकरण को कहते हैं संपोषी व्यतिकरण। और इसमें जो आयाम होता है वो अधिकतम होता है। इसमें जो आयाम होता है तीव्रताओं का वो क्या होता है? अधिकतम होता है। अगर आप विनाशकारी व्यतिकरण की बात करेंगे कि जब 2 पूर्ण समान आवृत्ति की तरंगें माध्यम में चलते हुए विपरीत कला में मिलती हैं। विपरीत का मतलब होता है ऐसे, अगर अभी ऐसे मिल रही थी, अगर आप ये ऐसे मिलें ऐसे, यानी ऐसे भी कह सकते हो। देखो जो ये नीचे वाला दाब होता है इसे कहते हैं श्रृंग। क्या कहते हैं? गर्त। सॉरी, इसे क्या कहते हैं? गर्त कहते हैं। और इस ऊपर वाले को कहते हैं श्रृंग। क्या कहते हैं? श्रृंग। आप इसमें ये भी कह सकते थे जब श्रृंग श्रृंग पर पड़े और गर्त गर्त पर पड़े तो वो कौन सा था? संपोषी था, क्योंकि आप देख रहे थे दोनों ही समान कला में थी। जब विपरीत कला में होती है तो हम कहते हैं कि एक का श्रृंग दूसरे के गर्त पर और दूसरे का श्रृंग दूसरे के गर्त पर पड़ता है, यानी श्रृंग गर्त पर और गर्त श्रृंग पर पड़ता है, तो उसे कहते हैं विनाशकारी व्यतिकरण। क्या कहते हैं उसे? विनाशकारी व्यतिकरण। अच्छा, व्यतिकरण की आपसे शर्तें पूछता है, 2-3 शर्तें बहुत इंपॉर्टेंट है। पहली शर्त ये है कि जो 2 तरंगें थी इनकी पूर्ण आवृत्ति होनी चाहिए। कैसी होनी चाहिए? आवृत्ति दोनों की पूर्णतः समान होनी चाहिए। दूसरी, ये जो तरंगें निकल रही है कला संबंध स्रोत से निकलनी चाहिए। पहली क्या बताया कि दोनों तरंगों की जो आवृत्ति है वो पूर्णतः समान होनी चाहिए। दूसरी शर्त क्या? दूसरी शर्त यह है
कि ये तरंगें जो निकल रही हैं ये कला संबंध स्रोत से निकलनी चाहिए। अब कला संबंध स्रोत क्या होता है भाई? तो कला संबंध स्रोत ऐसा होता है कि जिससे निकलने वाली तरंगों का कलांतर हमेशा नियत रहता है। यानी एक ऐसा स्रोत जिससे निकलने वाली तरंगों का कलांतर क्या होता है? नियत रहता है, उसे कहते हैं कला संबंध स्रोत, यानी उनका कलांतर नहीं बदलेगा आगे भी। और तीसरी होती है कि अच्छे विनाशकारी व्यतिकरण के लिए क्या जरूरी है? तो हम कहते हैं कि अगर अच्छा विनाशकारी व्यतिकरण होगा तो उसके लिए दोनों तरंगों का आयाम समान होना चाहिए। क्या होना चाहिए? दोनों तरंगों का आयाम समान होना चाहिए। अगला एक यंग ने प्रयोग किया था इस व्यतिकरण के संबंध में। उससे क्या किया था उन्होंने? ये जो फ्रिंज होता है, अच्छा यहाँ पे फ्रिंज का होता है, पहले बताता हूँ कि जहां पर दो समान आवृत्ति की तरंगें जाकर मिलती हैं जिस बिंदु पर, उसे फ्रिंज कहते हैं। जैसे आप देख रहे हो दो तरंगें यहाँ पर मिलेंगी तो पी पे हमें क्या मिल रहा है? फ्रिंज। अब फ्रिंज दो प्रकार के होते हैं, एक दीप्त फ्रिंज, एक अदीप्त। जब दो ये जो संपोषी होता है, यानी जब दो अधिक तीव्रता की सुरंग सुरंग पर मिलेगा और गर्त गर्त पर, तो उसे कहेंगे हम कैसा? दीप्त। जब सुरंग गर्त पर मिले और गर्त सुरंग पर मिले तो उसे कहेंगे अदीप्त फ्रिंज। क्या कहेंगे? अदीप्त। सुरंग कौन सा? जब दीप्त कौन सा फ्रिंज है भैया? जब सुरंग सुरंग पर मिले और गर्त गर्त पर मिलता है तो उस कंडीशन में प्राप्त होता है दीप्त फ्रिंज। जब सुरंग गर्त पर और गर्त सुरंग पर मिलता है तो हमें प्राप्त होता है अदीप्त। यानी आप ऐसा कह सकते हो संपोषी में कौन सा होता है? अदीप्त होता है, और इसमें कौन सा होता है? संपोषी में दीप्त होता है। सही है। तो अभी देखो इसके लिए एक प्रयोग किया गया यंग ने। अब आप ऐसे लिखेंगे, आप देख रहे हो शॉर्ट में लिखा तो आप लिखेंगे कि एस कैसा है? एस एक वर्णित प्रकाश स्रोत है। क्या लिखेंगे? माना एस एक वर्णित प्रकाश स्रोत है, इससे गत्ते पर दो एस S1 दो छिद्र दे रखे हैं जिनकी दूरी क्या है? एस S1 और एस S2 समान है। जैसे ही किरणें यहाँ से तरंगें यहाँ से यहाँ चलेंगी तो S1 S2 क्या करेंगे? नए तरंग स्रोत की तरह कार्य करेंगे और इससे चलने वाली किरणें कहाँ पर मिलेंगी? बिंदु P पर मिलेंगी। हम कह सकते हैं S और 1 के बीच की दूरी D है और इससे D दूरी पर एक पर्दा है MN। क्या है? पर्दा है। उस पर्दे के बिंदु O से हमें X दूरी पर क्या ज्ञात करना है? बिंदु P पर हमें फ्रिंज की चौड़ाई ज्ञात करनी है। आप ऐसे लिखेंगे, दोबारा सुन लीजिए कि S एक वर्णित प्रकाश स्रोत है, इससे समान दूरी पर दो छिद्र हैं गत्ते पर S1 S2 जिनके बीच की दूरी D है। इससे क्या है? इस गत्ते से D दूरी पर एक पर्दा रखा है MN। उस पर्दे पर O बिंदु से X दूरी पर बिंदु P पर हमें क्या ज्ञात करना है? फ्रिंज की चौड़ाई ज्ञात करनी है। तो आप देखेंगे ये यहाँ से जाएगा तो हमने क्या किया? माना O से पर्दे पर X दूरी पर एक बिंदु P है जिस पर हमें क्या ज्ञात करनी है? न्यूनतम व अधिकतम तीव्रता ज्ञात करनी है, यानी हमें व्यतिकरण का अध्ययन करना है। तो हम कहेंगे S1 S2 से तरंगें P पर पहुंचेंगे। यहाँ से S1 S2 पर, तो आप कहेंगे ये वाली दूरी कितनी तय करेगी? S1P, और ये दूरी तय करेंगे S2P। क्या करेंगे? S1 S2P। लेकिन आप ये देखेंगे कि S2P जो है वो S1P से क्या है? बड़ा है। तो आप क्या निकालेंगे? पथांतर निकाल लेंगे। पथांतर मतलब कितना अंतर है इनके पथ में, कितना टाइम है। हम इस पर लंब बना लेंगे यहाँ से S1 S2 से। आप कहेंगे ये वाली जो दूरी है यही पथांतर है। यही क्या? पथांतर है। यानी S2P में से S1P घटा दीजिए। आप S2P में से S1P घटाएंगे तो आपको पथांतर मिलेगा। पथांतर क्या मिलेगा? S2A। यही तो बचा भाई फालतू। भाई ये तो दोनों बराबर हो गए ना, S1P और AP, ये तो बराबर, ये बचा पथांतर। ये क्या बचा? पथांतर बचा। अब हम ये कह देते हैं कि ये वाली जो दूरी है इसके पर्दे की दूरी के सापेक्ष छोटी होती है। क्या होती है? छोटी। तो हम कह देते हैं ये वाला कोण दोनों ये बराबर है। ये वाला PCO और S2S1A ये दोनों कोण थीटा है। अच्छा ये दोनों कोण थीटा, दो त्रिभुज देखिए ध्यान से। एक तो ये वाला S1A S2 ये वाला, एक ये वाला PCO वाला। देखो इसमें एक कोण 90 का, इसमें भी एक 90 का, इसमें ये थीटा, इसमें थीटा। इसका मतलब दोनों त्रिभुजों में दो कोण बराबर है। अगर दो कोण बराबर है तीसरा कोण बराबर होगा। अगर ये कोण त्रिभुज दो त्रिभुजों के तीनों कोण बराबर होते हैं, दोनों त्रिभुज कैसे होते हैं? समरूप होते हैं। कैसे होते हैं? दोनों त्रिभुजों के समरूप होंगे। अगर दो त्रिभुज समरूप हों तो उनकी भुजाओं का अनुपात होता है बराबर होता है। क्या होता है? दोनों भुजाओं का अनुपात बराबर। तो आप देखिए इस वाले त्रिभुज में थीटा के सामने क्या है? तो आप कहेंगे इसमें से थीटा के सामने है S2A। उसमें थीटा के सामने क्या है? PO भाई। सही है। यानी ये कोण बराबर था ना इसके, ये वाले थीटा के सामने S2A भुजा है और इस वाले थीटा के सामने PO भुजा है उस वाले त्रिभुज में। अब देखें कौन सा कोण बराबर था? 90 वाला। तो इस त्रिभुज में 90 के सामने S1 S2 और इस वाले त्रिभुज में 90 के सामने PC। कौन सी है भैया? PC। तो आपने लिख लिया S2OB और इस S1 S2 पर PB। अब आप देखेंगे OP क्या है? OP है हमारा भैया X। OP क्या है भैया? हमारा X है। और भैया हमारा S1 S2 क्या है? ये D है। और हमारा CP क्या है? हमारा CP D है। हमने रख लिया। तो यहाँ से हमें पथांतर पता चल गया, S21AXD बट्टे D आ गया भाई। X से चला जाएगा X इंटू D बट्टे D। अब बिंदु P पर अधिकतम तीव्रता बनानी है भाई। बिंदु P पर क्या? अधिकतम तीव्रता के लिए, अधिकतम तीव्रता के लिए जो पथांतर होता है फिक्स होता है n लैम्बडा। कितना होता है? n लैम्बडा।
मैंने क्या कहा कि दीप्त फ्रिंज के लिए जो पथांतर होता है वो फिक्स होता है एन लैम्डा, तो एन लैम्डा रख देंगे इसकी जगह भाई, एन लैम्डा हो गया दीप्त के लिए, तो एक्स डी बट्टे डी, ये मैक्सिमम होगा, क्या होगा मैक्सिमम, तो यहाँ से एक्स कितना आएगा बताओ, तो डी का मल्टीप्लाई इधर हो जाएगा एन डी लैम्डा और नीचे आ जाएगा डी, सही है, तो ये बन गया। जहाँ एन कहाँ से स्टार्ट है, जीरो से स्टार्ट है, कहाँ से जीरो, यानी पहला अगर दीप्त फ्रिंज चाहिए तो जीरो पे मिलेगा और दूसरा वाला एक पे मिलेगा। ये न्यूमेरिकल के लिए इंपॉर्टेंट है कि पहले दीप्त फ्रिंज की चौड़ाई यानी आपको एन की वैल्यू एक रखनी है, वहाँ पे आपको पर्दे की दूरी दे रखी होगी और तरंग दैर्ध्य दे रखी हो और दोनों स्रोतों के बीच की दूरी गिवन होगी। ऐसे आपको न्यूनतम तीव्रता ज्ञात करनी हो अदीप्त फ्रिंज के लिए, तो उसके लिए पथांतर होता है 2n - 1/2 बाई इंटू लैम्डा। क्या होता है उसका पथांतर, 2n - 1/2 इंटू लैम्डा। अब यहाँ से x मिनिमम होगा तो ये क्या आएगा, देखो d का मल्टीप्लाई हो जाएगा इधर, यानी 2n - 1 d इंटू लैम्डा और d नीचे आ जाएगा 2d, तो ये क्या हो गया, ये हो गया भैया किसके लिए, न्यूनतम तीव्रता के लिए। अब आपसे पूछिए फ्रिंज की चौड़ाई, तो फ्रिंज की चौड़ाई क्या होती है, अगर आपसे पूछिए फ्रिंज की चौड़ाई क्या होती है, तो क्रम से दो दीप्त फ्रिंजों के बीच की दूरी या क्रम से दो अदीप्त फ्रिंजों के बीच की जो दूरी होती है उसे फ्रिंज की चौड़ाई कहते हैं। क्या कहा मैंने, दो क्रम से दीप्त फ्रिंजों के बीच की दूरी या दो के अदीप्त के बीच की दूरी जो होगी, यानी एक दीप्ति है तो एक अदीप्त होगा फिर अगला दीप्त होगा, तो उन दोनों की या तो दो दीप्तों के बीच की दूरी हो या दो अदीप्तों के बीच की दूरी, उसे कहते हैं फ्रिंज की चौड़ाई। तो देखिए हमने लिखा है एन वी अधिकतम तीव्रता के लिए, तो आप लिखोगे एक्स एन, भाई एन की जगह है। अब उससे अगली कौन सी होगी भाई, एक्स एन से एन प्लस वन भी होगी, तो n प्लस वन के लिए आपको यानी n की जगह n प्लस वन रख लेना है, n प्लस वन, यहाँ n की जगह d इंटू डी बाई लैम्डा हो गया। अब आपको चौड़ाई निकालनी है, उसे डब्ल्यू वी डब्ल्यू से प्रेशर करेंगे डब्ल्यू वी से, तो यानी आप n प्लस वन में से इसको घटा दीजिए, x n प्लस वन माइनस एक्स इज इक्वल टू इसकी वैल्यू n प्लस वन इंटू डी लैम्डा बाई डी माइनस के n डी लैम्डा बाई डी हो गया। अब इसमें आप डी लैम्डा का मल्टीप्लाई करो, देखो n डी लैम्डा बाई डी हो जाएगा, प्लस एक में गुणा करोगे तो डी लैम्डा रहेगा, ये कट जाएगा यहाँ से, तो ये आएगा डी लैम्डा बाई डी। तो दीप्त फ्रिंज के लिए चौड़ाई क्या होती है, डी लैम्डा बाई डी, यानी कैपिटल डी लैम्डा बाई डी। डी क्या था, पर्दे की दूरी, और डी क्या है, इन स्रोतों के बीच की दूरी दोनों। अगर आपसे अदीप्त फ्रिंज की पूछेगा तो अदीप्त के लिए भी सेम निकालनी होती है, लेकिन आपको ये वाला फॉर्मूला याद रखना है, लेकिन दोनों से फ्रिंज की चौड़ाई आएगी समान, ठीक है। अगला टॉपिक पढ़ते हैं अब हम, कौन सा, अब हम अगला टॉपिक पढ़ेंगे विवर्तन। विवर्तन क्या होता है, और इसका एक सवाल कि एक पतली झिर्री से प्रकाश के विवर्तन के कारण प्राप्त विवर्तन का प्रतिरूप बनाइए, यानी आपको एक चित्र बनाना होगा, इसकी व्याख्या करेंगे। या ये सवाल ऐसे भी आ सकता है कि उच्चिष्टों और निम्निष्टों की चौड़ाई ज्ञात कीजिए। तो मैं विवर्तन बता देता हूँ क्या होता है कि विवर्तन का मतलब होता है कि तरंगों का अपने मार्ग में आने वाले अवरोधों से टकराकर मुड़ जाना विवर्तन कहलाता है। ये विवर्तन दो प्रकार से कह सकते हैं, एक तो तरंगों का विवर्तन, तरंगों का मतलब होता है कि जब कोई तरंग अपने मार्ग में आने वाले अवरोधों से होकर मुड़ जाएगी तो उसे कहेंगे तरंगों का विवर्तन। और अगर प्रकाश की तरंगों का बात होगा तो जो प्रकाश की किरण क्या होगा, किसी अवरोध से टकराकर मुड़ जाएंगे तो उसे प्रकाश का विवर्तन कहेंगे, ठीक है। तो ये होता है विवर्तन, ध्वनि और प्रकाश दोनों में पाया जाता है, आपको ये इंपॉर्टेंट बात है, ध्यान रखनी है। अगला सवाल दे रखा है कि एक पतली झिर्री से प्रकाश के विवर्तन के कारण प्राप्त विवर्तन प्रतिरूप बनाई तथा इसकी व्याख्या करो, या उच्चिष्ट और निम्निष्टों की चौड़ाई ज्ञात करो। तो पहले एक रेखा छिद्र द्वारा विवर्तन बनाना है आपको, जैसा कि चित्र दे रखा है। पहले मैं इसकी रचना बता देता हूँ कैसे करनी होती है। इसमें क्या होता है कि ए बी एक रेखा छिद्र है, ये ए बी एक रेखा छिद्र है, और इससे एक वर्णी एक वर्णी लंबा प्रकाश स्रोत रखा हुआ है। लेंस इस एक वर्णी प्रकाश स्रोत और जो छिद्र है उसके बीच में लेंस L1 है, और जो छिद्र है और जो मुख्य पर्दा है उसके बीच में लेंस L2 रखा हुआ है। लेंस L1 का कार्य प्रकाशीय किरणों को क्या करना है, समांतर करना है, तथा लेंस L2 का कार्य प्रकाशीय किरणों को फोकस करना है। तो ये इसकी कार्यविधि है, ये इसकी रचना है। अगर कार्यविधि की बात करेंगे तो हम कहेंगे कि जब प्रकाश की किरणें लेंस L1 से अपवर्तित होकर रेखा छिद्र AB पर पड़ती हैं तो रेखा छिद्र के प्रत्येक बिंदु नए तरंग स्रोत की तरह कार्य करेगा। क्या करेगा, यानी जब लेंस L1 से अपवर्तित किरण कहाँ पड़ेंगी, रेखा AB पर पड़ेंगी, रेखा छिद्र AB पर, तो इसके जो स्रोत होंगे क्या करेंगे, प्रत्येक स्रोत एक नए तरंग स्रोत का कार्य करेगा, जिससे द्वितीयक तरंगें सभी दिशाओं में निकलेंगी। और कुछ तरंगें लेंस L1 L2 द्वारा बिंदु O पर क्या होंगी, फोकस कर दी जाएंगी, जो समान कला में होंगी। इन्हें मुख्य उच्चिष्ट कहते हैं। क्या कहते हैं इसे, मुख्य उच्चिष्ट कहते हैं, ठीक है। अगर इसकी निम्निष्टों की स्थिति की बात करने से दे रखा है कि उच्चिष्ट और निम्निष्टों की चौड़ाई ज्ञात करनी है, तो निम्निष्टों की स्थिति का मतलब होता है कि जब रेखा छिद्र से थीटा कोण पर, जैसे आप देख रहे हैं थीटा कोण पर विवर्तन हुआ है, तो जो बिंदु P पर है, जो बिंदु P पर फोकस होती है वह वहाँ पर न्यूनतम तीव्रता उत्पन्न करती है। क्या करती है, बिंदु P पर न्यूनतम तीव्रता उत्पन्न करेगी। यहाँ पे अगर ये विवर्तन कितने कोण पे हुआ है, थीटा कोण पे हुआ, तो इसे क्या कहते हैं, जहाँ पे काली पट्टी प्राप्त होगी। यानी जब निम्निष्ट प्राप्त होता है तो वहाँ पे काली पट्टी बनती है, और जहाँ पे उच्चिष्ट प्राप्त होता है वहाँ चमकीली पट्टी बनती है। तो जहाँ निम्निष्ट प्राप्त होगा वहाँ काली पट्टी होगी बिंदु P पर, और इसे क्या कहेंगे, प्रथम निम्निष्ट कहेंगे। क्या कहेंगे, प्रथम निम्निष्ट।
हम कहते हैं मान लीजिए आपने बी के को लैम्डा मान लिया ये वाला, तो मैं यही बता देता हूँ ये इसका आधा होगा ये वाला दूरी, ये क्या होगी λ/2 होगी अगर ये लैम्डा है तो। और ए बी क्या दे रखा है, एल दे रखा है, तो हम क्या कहेंगे, मान लीजिए इस त्रिभुज में आपने क्या लगाया, साइन थीटा लगा दिया इस वाले में। अब साइन थीटा क्या होता है, लंब बट्टे कर्ण, तो लंब तो लैम्डा है यानी ये है बी के, और कर्ण क्या है इसमें, ये भी है ए बी, तो भैया साइन थीटा क्या होगा, बी के बट्टे ए बी, तो ए बी के क्या होगा, यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ए बी इंटू साइन थीटा। अभी ए बी क्या है, ए बी एल है, तो आप कहेंगे एल बराबर साइन थीटा हो गया, यानी बी के बराबर एल इंटू साइन थीटा। हम कह सकते हैं ए और बी से जो प्रकाश की किरणें कहाँ पहुँच रही थी तरंग, पी पर, उनका पथांतर कितना है, लैम्डा है। अभी मैंने कहा जैसे, तो जो सी से पहुँच रही होंगी कहाँ पे, पी पे, उनका जो पथांतर होगा वो कितना होगा, λ/2 होगा। तो इस दिशा में हमें क्या प्राप्त होता है, थीटा कोण पे प्रथम निम्निष्ट प्राप्त होगा। क्या होगा, प्रथम निम्निष्ट प्राप्त होगा। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि ये जो क्या होगा, ये यानी बी के बराबर जो एल साइन थीटा लिखा है इसे हम क्या लिख सकते हैं, प्लस माइनस का लैम्डा लिखेंगे। क्या लिखेंगे, लैम्डा। एम में निम्निष्ट के लिए लिख सकते हैं हम कि एम का मल्टीप्लाई कर देंगे लैम्डा में, जहाँ से लैम्डा क्या होता है 1 2 3, यानी लैम्डा की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, एम की वैल्यू 1 2 3। तो यदि थीटा कोण क्या हो छोटा, तो हम साइन थीटा को खाली थीटा ही लिख सकते हैं। तो थीटा क्या आएगा, एल तो नीचे डिवाइड में आ जाएगा, एम λ/एल। तो ये हो गया प्रथम निम्निष्ट। क्या हो गया, प्रथम निम्निष्ट। अगर तुमसे पूछे उच्चिष्टों की स्थिति क्या होगी, तो हम कहते हैं दो क्रमागत निम्निष्ट जो होते हैं उनके बीच में कम चमकीले अधिकतम तीव्रता के बिंदु पाए जाते हैं। दो क्रमागत निम्निष्टों के बीच में कम चमकीले दो बिंदु पाए जाते हैं अधिकतम तीव्रता का, यानी क्या, दो क्रमागत निम्निष्टों के बीच में कम चमकीले अधिकतम तीव्रता का जो बिंदु पाया जाता है उन्हें कहते हैं गौण उच्चिष्ट। क्या कहते हैं उन्हें, गौण उच्चिष्ट। अब मान लीजिए बिंदु पी पर एम में गौण उच्चिष्ट के लिए थीटा विवर्तन थीटा डैश है, यानी ये तो थीटा था, मान लीजिए इसके लिए क्या विवर्तन है, थीटा डैश है। तो हम कहेंगे पथांतर इसके लिए क्या होता है, 2m-1 λ/2। हमने पढ़ा भी था किसमें, हाइगेंस वाले में और व्यतिकरण में कि 2m-1 λ/2 होता है किसके लिए, कम चमकी के लिए। तो बी जो कम चमकीला होता है उसके लिए, तो बी के क्या होगा 2m-1 λ/2, जहाँ लैम्डा 1 2 3 से स्टार्ट होगा। अभी आप जानते हो कि एल साइन थीटा होता है, ये तो बी के क्या होता है, यहाँ से बी के होता है एल साइन थीटा, लेकिन यहाँ थीटा डैश लिखेंगे, तो साइन थीटा डैश की जगह थीटा डैश लिख देंगे। तो एल थीटा डैश बराबर 2m-1 λ/2। तो थीटा डैश कितना होगा, 2m-1 इंटू λ/2। ठीक है, तो यहाँ पे ये यूनिट समाप्त होती है। आप इसे अच्छे से देखें, 2-3 बार अगर आप इस वीडियो को देख लेंगे कल तक, तो ये सारे टॉपिक आपको अच्छे से याद हो जाए। ये टॉपिक वो टॉपिक हैं जो आपके पेपर में 100% ही आने वाले हैं। ठीक है, तो इन्हें देखिए और दोनों वीडियो देख लीजिए, इसका फर्स्ट पार्ट भी और ये सेकंड पार्ट कम से कम 10 नंबर का, इससे फंस जाना चाहिए मेरे हिसाब से। बाकी आप और भी तैयारी करिए अच्छे से, इसके शॉर्ट आंसर क्वेश्चन, इस पर लॉन्ग आंसर भी कर सकते हैं आप ये निम्निष्ट वाले पे, और जो इसका व्यतिकरण था उन दोनों फॉर्मूले का अगर आप न्यूमेरिकल कर लोगे। न्यूमेरिकल की बात करूँ तो आप सेकंड यूनिट के कर लीजिए फर्स्ट फिजिक्स में, और थर्ड के मत करिए, आप फोर्थ के कर लीजिए। फोर्थ के भी मत करिए, आप सिर्फ फोर्थ और सेकंड के फर्स्ट फिजिक्स में कर लीजिए, और सेकंड फिजिक्स में आप फर्स्ट के कर लीजिए। फर्स्ट यूनिट जो ये वाली है, अगर आप इसके न्यूमेरिकल कर लेते हो तो आपका काम हो जाएगा। और आपके लिए ऑल द बेस्ट, तैयारी करिए, मेहनत करिए, आपका पेपर जरूर ही अच्छा होगा, टेंशन वाली कोई बात नहीं है। फिजिक्स का पेपर हमेशा अच्छा आता है। हाँ, थोड़ी दिक्कत हो सकती है अगर न्यूमेरिकल ज़्यादा है, वैसे थ्योरी ही आनी चाहिए। मेरा हिसाब ये है कि 20 नंबर के आएंगे न्यूमेरिकल अंदाजा एन एवरेज, तो आप टेंशन ना लें, थ्योरी भी आएगी उसमें, आप उसे थ्योरी को करें। ऑल दी बेस्ट सबके लिए, और अच्छे से पेपर करेंगे। और हाँ, पूरा 70 में 70 का करेंगे। वैसे मैं एक वीडियो और बनाऊंगा आपके लिए कि आपको पेपर कैसे सॉल्व करना है। ठीक है, तो अभी धन्यवाद, वीडियो को एंजॉय करें, लाइक करो और शेयर करो। ठीक है, और इसे अपने दोस्तों के लिए भी शेयर करो, जिससे कि उनका भी कुछ फ़ायदा हो जाए, और चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए भी बोलिए। ठीक है, धन्यवाद।